एस्पिरेंट्स, नमस्कार। एडुकेशियस की सीरीज द इकोनॉमिक टाइम एनालिसिस में आपका स्वागत है। कल यूपीएससी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर सिविल सर्विसेज के रिजल्ट घोषित किए, जिसमें छात्राओं ने या फिर कहें कि महिलाओं ने बाजी मारी और फीमेल कैंडिडेट्स का रिजल्ट जो रहा वो बहुत ही अच्छा रहा मेल कैंडिडेट्स के मुकाबले। और पहली चार जो पोस्ट हैं, पहली चार जो रैंक हैं, उन पे महिलाओं का दबदबा रहा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ रैंक फीमेल जो है कैटेगरी का मिली हैं। इसके अंदर बहुत से ऐसे बच्चे थे जो कि काफ़ी समय से प्रयास कर रहे थे, जो कि एक जो सेकंड रैंक होल्डर हैं उनका थर्ड अटेम्प्ट था, जबकि 2 बार उनका प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हो पाया था। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही आशा का विषय है, बहुत ही मोटिवेशन का विषय है कि अगर आपका किसी कारणवश लास्ट ईयर प्रीलिम्स रह गया था और लास्ट 2-3 साल से प्रीलिमिनरी एग्जाम या मेंस एग्जाम में आप फेल हो जा रहे हो, आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो, तो बिल्कुल हताश निराश ना हो। एक अलग मोटिवेशन के साथ, अलग जज्बे के साथ जो आने वाला एग्जाम है 29 मई को यूपीएससी सिविल सर्विसेज का, उसके लिए उठो और लड़ो। जितना हो सके 5 दिन के अंदर, ये 4-5 दिन बचे हैं, इसके अंदर क्विकली रिवीजन करो, हर सब्जेक्ट की रिवीजन करो। आपको अपना एम अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपके दिल में वो जज्बा है, अगर आपके दिल में वो मोटिवेशन है कि जी हाँ मुझे सिविल सर्वेंट बनना है, तो आप जरूर बनेंगे। उसके बीच में आपको कोई कठिनाई आए, सबको पार करके आपको सिर्फ अपनी मंजिल की तरफ देखना है। तो आज हम हाजिर हैं इसी मोटिवेशन के साथ इकोनॉमिक टाइम्स एनालिसिस लेकर। मूविंग ऑन टू इकोनॉमिक टाइम्स एनालिसिस। फ्रंट पेज की जो न्यूज है, आइए वहां से शुरुआत करते हैं। GQG looks to invest $1 billion more in अडानी। अडानी हिडनबर्ग इशू के बाद अडानी के शेयर्स में काफी गिरावट आई थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को और एक पैनल भी बनाया था, सुप्रीम कोर्ट ने इंडिपेंडेंट पैनल जस्टिस सप्रे की अध्यक्षता के अंदर, जिसको इंक्वायरी करने के लिए बोला गया था कि क्या यहाँ पे इरेगुलरिटीज या फिर रेगुलरिटी जो रेगुलेशंस है उनको पास करके क्या अडानी ग्रुप को फायदा किया गया है, या फिर वाज देयर सम रेगुलेटरी फेल्योर in case of Adani group of companies from any entity like SEBI or something. Then after panel submitted its report in a closed envelope, वो ओपन किया गया। अभी SEBI को 14 अगस्त तक का समय दिया गया है to investigate and provide the report on to the apex court। अभी जो पैनल ने रिकमेंडेशन दी है, पैनल ने जो इंक्वायरी रिपोर्ट दी है, उसके अंदर काइंड ऑफ क्लीन चिट दे दी गई है अडानी को। इट इज काइंड ऑफ क्लीन चिट इन ब्रैकेट, बिकॉज यहाँ पे कंप्लीटली उनको एलिगेशन से वो नहीं किया गया है, लेकिन मार्केट के अंदर इसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट गया है और मार्केट्स में अडानी की जो स्टॉक्स एंड शेयर्स हैं वो रैली कर रहे हैं। सभी अडानी की कंपनीज में 8 से 10% से भी प्लस का प्रॉफिट या फिर हाइक देखने को मिला है। और जो एक कंपनी, एक इन्वेस्टिंग कंपनी है GQG, इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की थी उसको ये बढ़ाने की कवायद में लग रहे हैं। अभी बात चल रही है अडानी ग्रुप के साथ कि हम आपके ग्रुप के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट और बढ़ा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट फ्रॉम GQG पार्टनर्स इज इन टॉक्स फॉर एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट, मतलब ये पहले भी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, अभी अराउंड $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अडानी ग्रुप्स के शेयर में। ठीक है। Having reaped bumper returns on close to $2 billion, it plugged into the conglomerate stock in March। इन्होंने जब पूरी दुनिया अडानी के स्टॉक से पैसे निकाल रही थी, पूरे इन्वेस्टर्स बाहर जा रहे थे, जबकि अडानी के ग्रुप के जो शेयर्स हैं वो बिल्कुल नीचे का आ रहे थे, बहुत ज्यादा उनमें डाउनफॉल आया था, उस समय इस कॉन्ग्लोमेरेट दैट इज GQG पार्टनर ने, इन्वेस्टमेंट फर्म ने अडानी के अंदर अडानी के स्टॉक्स के अंदर मार्च के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी, जो कि अभी लास्ट वीक में जो स्टॉक्स रैली हुए हैं उनमें करीबन $2 बिलियन तक की इसको अच्छा इनकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई है।
तो अभी ये इस ग्रुप के अंदर और एडिशनल इन्वेस्टमेंट बनाना चाहते हैं अप्रोक्सीमेटली $1 बिलियन की। द इन्वेस्टमेंट इफ इट गोज थ्रू, अगर चली जाती है तो ये बेसिकली अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी ट्रांसमिशन, इन 3 कंपनीज में अपने स्टेक्स, अपने शेयर्स बढ़ाने की कवायद में है। मार्च के अंदर GQG ने 15,446 15,446 करोड़ इन्वेस्ट किया था अडानी की 4 कंपनीज में, अडानी एंटरप्राइज, पोर्ट्स एंड SEZ, अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी ट्रांसमिशन में। एंड दिस वैल्यू ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट हैव क्रॉस्ड 25,000 करोड़। 15,446 से अप्रैल को छोड़ दीजिए, मई के महीने में इनकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई 25,000 करोड़ रुपए एज पर द लेटेस्ट स्टॉक प्राइसेस। ये यूएस हेडक्वार्टर्ड फर्म है जो कि राजीव जैन इनके फंड्स फाउंडर हैं। ये इनका मानना है कि हम अपनी अडानी ग्रुप के अंदर अपनी भागीदारी इतनी बढ़ा देंगे कि वी विल बी लेफ्ट और सेकंड ओनली टू दी अडानीज फैमिली। अडानी फैमिली के बाद जो इस ग्रुप के अंदर भागीदारी होगी वो GQG की होगी। ये ऐसा इन लोगों का, इनके जो चीफ इन्वेस्टिंग ऑफिसर है उनका मानना है। देखिए $1.87 बिलियन इन्होंने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की थी अडानी ग्रुप के अंदर, जो कि 60% रिटर्न दिया है, बहुत ही कम टाइम के अंदर 60% रिटर्न दिया है। और जो ये बढ़ के 3.5 बिलियन अप्रोक्सीमेटली इनके स्टेक हो गए हैं अडानी ग्रुप के अंदर, $3.5 बिलियन। Adani Group's approximate fundraise target through QIP in Adani Enterprise, Adani Transmission, जो qualified institutional placement, this is qualified institutional placement, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसके थ्रू अडानी $3.5 बिलियन अडानी ग्रुप और रेज करना चाहता है मार्केट से। ठीक है, इनकी जो है 10% अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट थ्रू ओपन मार्केट। अभी सबसे बड़ी बात यह है कि जो अडानी और फंड चाहता है रेज करना कैपिटल से और रेज करना चाहता है मार्केट से, वो थ्रू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ QIP, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। आइए देखते हैं व्हाट इज क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। ये देखिए क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, इट इज अ फंड रेजिंग टूल। ये बेसिकली फंड रेज करने का एक टूल है। It is a fundraising tool whereby a company raises capital issuing equity shares, fully and partially convertible debentures, or any other securities which are convertible to equity shares. ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि एक कंपनी अगर बाहर मार्केट से कैपिटल रेज करना चाहती है, पैसे रेज करना चाहती है, लेकिन वो अपना ऑलरेडी IPO उनका आ चुका है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आ चुकी है, और FPO नहीं लेके आना चाहती। FPO इज फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। जिस कंपनी का IPO आ जाता है, जो लिस्टेड कंपनी होती है, अगर उसको मार्केट से फंड रेज करने होते हैं तो FPO पे जाती है। आपने सुना होगा अडानी ने मार्च के अंदर, फरवरी के अंदर FPO निकाला था, जिसको इस कंट्रोवर्सी के बाद वापसी ले लिया गया था। दैट इज फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। उसके अंदर जैसे IPO के अंदर पूरा रेगुलेटर के द्वारा बहुत सारे रेगुलेशन पेपर वर्क किया जाता है, लीगल वर्क किया जाता है, वो FPO के अंदर भी किया जाता है। लेकिन QIP के अंदर इतने हार्श रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, इजी कंडीशंस है, इजी रेगुलेशंस है, और हम इजीली कैपिटल उठा सकते हैं मार्केट से। लेकिन इसकी एक कंडीशन है कि सिर्फ हम क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, उन्हीं से अपना फंड उठा सकते हैं। ओनली QIB, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कैन परचेज। ठीक है, वहां से ही परचेज कर सकते हैं, और ये परचेज कर सकते हैं और कैपिटल इन्फ्यूज कर सकते हैं एक कंपनी के अंदर। क्यों ऐसा किया गया है? क्योंकि जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं वो इंस्टीट्यूशन होते हैं दैट हैव एक्सपर्टाइज इन मार्केट, जिनकी कैपिटल मार्केट के अंदर एक्सपर्टाइज अच्छी होती है। एंड सेकंड इज दे हैव फाइनेंशियल, गुड फाइनेंशियल पावर, उनकी फाइनेंशियल बैकिंग और फाइनेंशियल पावर अच्छी होती है, which allows them to evaluate and participate in capital market without the legal assurance of FPO, जिससे वो अलाउ करती है कि वो जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर हैं उनको FPO के जो लीगलिटीज या पेपर वर्क या सब कुछ में जाने की बजाय वो इजीली मार्केट के अंदर कैपिटल मार्केट को एक्सेस कर सकते हैं।
ये बेसिकली ये इंस्ट्रूमेंट क्यों निकाला गया, ये सेबी ने निकाला था, ये क्यों निकाला गया क्यूआईपी इसलिए निकाला गया कि जब आईपीओ हो जाता था और कंपनीज को एक्स्ट्रा कैपिटल की जरूरत पड़ती थी, फॉरेन मार्केट से जब कैपिटल उठाना पड़ता तो उनके पास दो इंस्ट्रूमेंट होते थे, वन वाज एफसीसीबी फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, जो कि हमें फॉरेक्स रिजर्व पे बहुत इंपैक्ट करता था कि फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड से, या फिर जीडीआर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स से। जीडीआर हमने डिस्कस किया था इकोनॉमिक टाइम्स के एनालिसिस के अंदर भी 2-3 दिन पहले, जिसके अंदर हमने जीडीआर के अंदर कंप्लीट वो दिखाए थे कि व्हाट आर जीडीआर, व्हाट आर एडीआर, यूरोपियन डेवलपमेंट रिसीट्स, अमेरिकन डेवलपमेंट रिसीट, डिपॉजिटरी रिसीट्स, ऐसे ही ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स। तो ये सब इंस्ट्रूमेंट हैं, इनकी अलग अलग इनके प्रोस कॉन्स रहते हैं। तो इनकी डिपेंडेंसी, फॉरेन कैपिटल की डिपेंडेंसी को कम करने के लिए इंस्ट्रूमेंट लेके आया गया क्यूआईपी, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, अडानी ग्रीन टू सीक नो बोर्ड्स नोट टू रेज $1 बिलियन कैपिटल। अडानी के अभी स्टॉक्स रैली कर रहे हैं, अभी बोर्ड मीटिंग हो रही है। जो अडानी ग्रीन कंपनी है वो अपने बोर्ड का अप्रूवल लेना चाहेगी $1 बिलियन को रेज करने के लिए, मार्केट से $1 बिलियन और उठाने के लिए। पब्लिक प्राइवेट डिवाइड ऑन डे 1 ऑफ नोट एक्सचेंज। आपको पता है 2000 रुपए का नोट 30 सितंबर के बाद बंद कर दिया गया है। 30 सितंबर तक आप एक्सचेंज करवा सकते हैं, बट इट विल कंटिन्यू टू अ लीगल टेंडर। तो एक पब्लिक प्राइवेट डिवाइडेड देखा गया, मिला जुला रिस्पॉन्स रहा। कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने ऐसे कोई आइडेंटिटी कार्ड की कंडीशन मैंडेटरी नहीं की, जबकि प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक थे जैसे कि आईसीआई, एचडीएफसी, उन्होंने एक्सचेंज के बदले लोगों से आइडेंटिटी कार्ड प्रूफ सबमिट करने को कहा कि डिपॉजिट अ कॉपी ऑफ जीरोक्स कॉपी ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ्स। जब पूछा गया तो ये बोले कि कल को कोई ऐसा इश्यू आ जाता है जहां पे हमें जांच पड़ताल करनी पड़े, सो दैट इसलिए हम उस बंदे तक पहुंचने के लिए जो कि हमारे अकाउंट होल्डर्स नहीं है, जिनका केवाईसी नहीं है, तो जो अकाउंट होल्डर है वो तो ऑटोमेटिकली अपने अकाउंट में जमा करवा देते हैं, उनके पास पहुंचने की उनकी डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है। जिन लोगों का अकाउंट उन बैंक्स में नहीं है उनके वो आइडेंटिटी कार्ड्स की मांग कर रहे हैं, जबकि पब्लिक रन बैंक है जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक ऐसा कुछ नहीं कर रहे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, एट 10,000 करोड़ रिलायंस कैपिटल रिकवरी में भी ओनली 43,000। जो रिलायंस कैपिटल है, अनिल अंबानी की जो कंपनी है, वो सिर्फ 10,000 करोड़ ही मार्केट से उठा पाएगी, रिकवर कर पाएगी, इन ल्यू ऑफ 23,666 करोड़ जो कि क्लेम हुआ है। जो वेरीफाइड क्रेडिटर्स हैं, जिन क्रेडिटर्स के अंदर जो सबसे बड़े बड़े क्रेडिटर हैं उनका नाम आता है LIC, EPFO या JC फ्लावर्स। ये जो क्रेडिटर्स हैं मेजॉरिटी डेट होल्डर्स हैं ये, तो जो क्रेडिटर्स से उठा पाएंगे वो सिर्फ करीबन 10,000 करोड़ रुपए ही ले पाएंगे, जबकि इनकी देनदारी और क्लेम्स है वो 23,666 करोड़ तक के क्लेम है। तो ये सिर्फ 43% तक की डेट रिकवरी हो पाएगी। बिग 4 ऑडिटर्स आई गो फर्स्ट रेजुलेशन प्रोफेशनल जॉब। जो अभी आपने देखा था कि गो फर्स्ट से रिलेटेड गो फर्स्ट को ग्राउंड कर दिया गया था, और उसके रिवाइवल के लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट ने अभिलाष लाल को जो कि अल्वारेज एंड मार्शल के कंपनी से बिलोंग करते हैं, अभिलाष लाल, उनको क्या बनाया था, फर्स्ट IRP क्या होता है, इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। IRP इंटरिम रिजोल्यूशनल प्रोफेशनल, जो कि इसको रिवाइव करने की दिशा में काम करेगा। और ये बेसिकली गो फर्स्ट ने के बोर्ड ने ही रिकमेंड किया था कि आप इनको हमारा IRP बना दीजिए, इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। जबकि जो क्रेडिटर्स हैं, इनके लेंडर्स हैं एयरलाइंस के, उनमें सबसे बड़ा नाम आता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, बैंक ऑफ बड़ौदा का, IDBI बैंक और डाउशे बैंक। ये 4 बैंक है, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, IDBI बैंक एंड डाउशे बैंक। तो इन लोगों का नाम आता है, इन्होंने रिकमेंडेशन की है और इनका हक भी है कि ये रिकमेंड कर सकते हैं रिगार्डिंग RP रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के। तो ये 4 बड़ी बड़ी फॉर्म्स हैं जिनके नाम आए हैं जो कि रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बन सकते हैं।
एज पर द रूल्स, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के, आईबीसी कोड के, उनके हिसाब से क्रेडिटर्स हैव अ राइट टू अपॉइंट अ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ऑफ देयर चॉइस once the committee of creditors of an insolvent company is convened post a court order. एक कोर्ट ऑर्डर के बाद अगर कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की एक मीटिंग कन्वीन हो जाती है तो जितने भी क्रेडिटर्स हैं उनका एक राइट है कि अगर उनको जो आईआरपी जो बनाया गया है इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, उनसे अगर वो सहमति नहीं रखते हैं तो उनका राइट है कि वो किसी और रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को बैकअप कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं. And then the resolution professional takes over the charge of management of company once it is admitted by the insolvency court. The resolution professional takes over the management of company once it is admitted by the insolvency court. उसका काम होता है, he checks out his financial position check करेगा, assets and liabilities को verify करेगा, और अगर जरूरत पड़ी तो मार्केट से फंड भी उठाएगा टू मेक इट एज अ गोइंग कंसर्न, कंपनी को रिवाइव करने के लिए, इंसॉल्वेंट ना होने देने के लिए, और उसको दोबारा लाइन के अंदर लेके आने के लिए, और उसके डेट रिजोल्यूशन प्रोसेस को हैंडल करने के लिए. अभी किसी की तरफ से कोई आधिकारिक कमेंट नहीं आया है. जो गो फर्स्ट है उन्होंने सेक्शन 10 ऑफ द आईबीसी कोड इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत फाइल कर दिया था इंसॉल्वेंसी विच अलाउज अ कंपनी to voluntarily submit itself to a court process for debt resolution when its business become unviable. ये insert note है, go first admitted for insolvency proceeding on 10 में. NCLT जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, उन्होंने अभिलाष लाल को अपॉइंट किया था, who was backed by A&M as IRP for airlines. His name was suggested by company's management only, but banks want other companies to be evaluated for resolution professionals role. IBC rules allow lenders to choose IRP. ये हमने सब देख लिया. Moving on to next. Oil Ministry is working on a proposal to merge MRPL with HPCL. Oil Ministry जो है वो Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited को HPCL के साथ मर्ज करने की कवायद में है, और जिससे कि जो दोनों लिस्टेड सब्सिडरीज हैं वो और ओएनजीसी, ये एचपीसीएल और एमआरपीएल, ये दोनों ऑयल एंड नेचुरल गैस जो कॉरपोरेशन है उसकी सब्सिडरी कंपनी है. दीज आर द टू लिस्टेड सब्सिडरीज ऑफ ओएनजीसी. ये जो आइडिया था वो जब एचपीसीएल को एक्वायर किया था, ओएनजीसी ने एचपीसीएल रिफाइनरी डिवीजन जब ओएनजीसी ने एक्वायर किया था 5 साल पहले, उस समय ये आइडिया फ्लोट किया गया था, बट इसका टाइम लग गया और इसके मर्जर को थोड़ा 1 साल का वेट और करना पड़ेगा, क्योंकि जो एमआरपीएल है इसका भी मर्जर पहले हुआ था अपनी खुद की कंपनी के साथ, अपनी सब्सिडरी के साथ मर्जर हुआ था. तो इस दोनों के मर्जर के अंदर जो समय लग जाता है कि ये रूल्स ऐसे हैं कि दो मर्जर 1 साल तक वेट नहीं कर सकते. रेगुलेशंस रिक्वायर दैट a gap of at least 2 years between the two mergers that a company undertake. MRPL concluded the merger of its subsidiary OMPL itself last year. पहले OMPL को मर्ज कर दिया गया था MRPL के अंदर, लेकिन वो मर्जर हुए 2 साल नहीं हो गए. रेगुलेशन कहते हैं कि मिनिमम 2 साल होना चाहिए मर्जर को, तो इसके HPCL में मर्जर को 2 साल लगेंगे, जो कि नेक्स्ट 2025 तक होने की संभावना है. इसमें जो एमआरपीएल के एम्प्लॉइज के लिए इशू है वो ये है कि इसके बाद एमआरपीएल के एम्प्लॉइज का प्लेसमेंट और ट्रांसफर एचपीसीएल की रिफाइनरी जो कि पूरे देश में फैली हुई है वहां तक होने की संभावना है. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट. नाउ इज द टाइम फॉर इंडिया टू रेज इट्स AIQ. AIQ इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्वालिटी. तो अभी आपने देखा कि चैट जीपीटी आ जाने के बाद या फिर लार्ज लैंग्वेज मॉडल AI टूल्स आ जाने के बाद पूरी दुनिया के अंदर कंसर्न्स चल रहे हैं, कोर्ट्स के अंदर भी चल रहे हैं रिगार्डिंग द एडवेंट ऑफ AI एंड रिगार्डिंग द फ्यूचर ऑफ AI. तो इंडिया इंक्लूसिव है, इंडियन कंपनीज हैं, उनको रीस्किल करना पड़ेगा अपने एम्प्लॉइज को, उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करना पड़ेगा, सो दैट इट कीप पेस विद द रैपिड ग्रोथ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस.
even as it grapples with assessing the impact of this potentially transformative technology on different sector and organization। ये सब बातें चल रही है अभी। जो हिंदुस्तान यूनिलीवर के चीफ एग्जीक्यूटिव है संजय मेहता, उन्होंने कहा है कि इंडिया मस्ट प्रायोरिटाइज रेगुलेशन फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एथिक्स, data privacy and protection of intellectual property rights IPR while reskilling the workforce where jobs are at risk and building an AI ready workforce proactively। जो यूनिलीवर के हिंदुस्तान यूनिलीवर के चीफ एग्जीक्यूटिव ने कहा है कि हमें इन सब को ध्यान रखते हुए क्या क्या कंसर्न है AI के, एथिक्स से रिलेटेड कंसर्न है, ये नहीं पता चल पाता कि ये आर्टिकल मशीन जनरेटेड है या फिर ह्यूमन जनरेटेड है, उसकी इन ऑथेंटिसिटी हम नहीं देख पाते हैं, ठीक है। और ये रिलीजन, देश, कास्ट से अलग वो डिस्क्रिमिनेट करके चीज़ों को आर्टिकल के अंदर नहीं दे पाता है, ठीक है। डेटा प्राइवेसी नहीं हो पाती है एंड इट रन्स इनटू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड केस होने की संभावना भी है। लेकिन इसके साथ साथ हमें अपनी स्किल फोर्स को इतना रीस्किल करना पड़ेगा क्योंकि जहाँ पे जॉब रिस्क में है, लगा लीजिए आप एक ट्रांसलेटर की जॉब है, आप AI टूल यूज करके किसी भी लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट कर सकते हो, बस थोड़ी सी प्रूफ रीडिंग की जरूरत रहती है। तो ट्रांसलेटर रिलेटेड, डेटा एंट्री ऑपरेटर रिलेटेड जॉब्स कितनी वर्स्ट खतरे में चल रही हैं ड्यू टू द एडवेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हमें अपनी स्किल फोर्स को इतना सक्षम बनाना पड़ेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उन पे गलत इम्पैक्ट ना हो। साथ में जो ये है, जो AI है, इनके ऊपर भी कंट्रोल करना पड़ेगा, इनको भी रेगुलेट करना पड़ेगा क्योंकि आने वाले समय में फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग, इंश्योरेंस बिजनेस, ठीक है, एजुकेशन, everything will be based on artificial intelligence only। There will be a shift on job from generative AI spells a fundamental shift on jobs of the किसने कहा है कि ये राजन नवानी ने कहा है, जो कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII के को-चेयरमैन है। It opened up the way for massive disruption as both the established business and the new entrants drive innovation and develop new business models that could make many existing jobs redundant। ये सबसे बड़ा खतरा जॉब लॉस पे मंडरा रहा है ड्यू टू दी एडवेंट ऑफ AI। तो हमारी स्किल फोर्स को रीस्किल करना पड़ेगा, हमारी स्किल्स को अपग्रेड करना पड़ेगा। AI is a game changer and will drive the next wave of information and advancement। It must be used in a responsible way। That way companies can really leverage it to delight customers and create new experiences। Moving on to next, time to enhance ties with India, PM to Australian industry। PM हमारे ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे हैं नरेंद्र मोदी जी, और वहाँ पे उन्होंने इंडियन डायस्पोरा से भी मिले। इंडियन डायस्पोरा के साथ साथ वो ऑस्ट्रेलियन इंडस्ट्री के बड़ी बड़ी जो ऑस्ट्रेलियन इंडस्ट्री है उनके चीफ एग्जीक्यूटिव्स या फिर चेयरमैन के साथ मीटिंग की, जैसे कि हैंकॉक प्रोस्पेक्टिंग के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन रीने हार्ट के साथ की, फ्यूचर इंडस्ट्री के चेयरमैन के साथ की, ऑस्ट्रेलियन सुपर के CEO के साथ की। इन लोगों ने के साथ मीटिंग में उन्होंने आमंत्रित किया ऑस्ट्रेलियन बिग जायंट्स को कि आइए आप इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए। लाइक फॉर रीने हार्ट के साथ मीटिंग में उन्होंने कहा कि यू invest your technology investment and skills in our mining and mineral sector। Similarly जो ऑस्ट्रेलियन सुपर CEO के साथ उन्होंने कहा कि इंडिया could be a major economy for foreign investment in the world and to partner and you partner with India। जो ऑस्ट्रेलियन सुपर जो कंपनी है वो है ऑस्ट्रेलिया सुपर इनोवेशन फंड, हेडक्वार्टर्ड इन मेलबोर्न। और इसी के साथ उन्होंने काफी लोगों से बातचीत करते करते लोगों को इनवाइट किया इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, होप टू सी टाइज ग्रो फर्दर। लॉर्ड मेयर समीर पांडे। लॉर्ड मेयर समीर पांडे इंडिया के फर्स्ट इंडियन ओरिजिन लॉर्ड मेयर हैं, किस सिटी के, परामाता सिटी काउंसिल के हैं, जो कि वो सिटी है जहाँ पे इंडियन डायस्पोरा फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडियन डायस्पोरा है। तो समीर पांडे भी होपफुल है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के जो रिलेशंस हैं वो ग्रो होंगे अंडर द लीडरशिप ऑफ PM मोदी। सुप्रीम कोर्ट इनवाइट बिड्स फॉर AI टूल्स फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स।
आप लोगों ने देख लिया कि एआई अब दिन प्रतिदिन हमारे डेली की चीज़ों के अंदर आता रहेगा, हम रोज कुछ ना कुछ इनोवेटिव देखते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस एआई का यूज करते हुए अभी एक टेंडर निकाला है, बिड्स निकाली हैं, जहां पे सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स है तो उनका ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए एआई बेस्ड कंपनीज को और एआई बेस्ड बिडर्स को आमंत्रित किया है कि आप आइए, हमारे ये रिक्वायरमेंट है, यूजिंग योर एआई जनरेटिव टूल्स, एआई जनरेटिव मॉडल्स को यूज करके हमारी जो सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जो फैसले हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जो प्रोसीडिंग्स है उनकी ट्रांसक्रिप्शन करिए, उसके बाद प्रूफ रीडिंग और उसके अंदर जो उनकी रिक्वायरमेंट है सुप्रीम कोर्ट ने उसको माना है। ट्रस्ट मास्टर शेफ बाइंग इंडिया ऑस्ट्रेलिया टाइज पीएम। अभी पीएम के दौरे पे इन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने काउंटर पार्ट से मुलाकात की, जहां पे उन्होंने इंडिया ऑस्ट्रेलिया की जो रिलेशंस है उनको 3 C's के अंदर गिनाया। कॉमनवेल्थ क्रिकेट, C's means कॉमनवेल्थ क्रिकेट एंड करी। These ties are larger than this, ये ties larger हैं। उन्होंने एनर्जी एजुकेशन सेक्टर के अंदर भी 3 E's 3 D's, और ये इट इज अ लॉन्ग लिस्ट जहाँ पे पीएम मोदी ने एम्फेसिस किया डायस्पोरा related, and there is a lot of geographical distance between India and Australia, but we are bound by the Indian diaspora, Indian Ocean, cricket, tennis, cinema। उन्होंने इंडियन डायस्पोरा को बताया कि इंडियन डायस्पोरा जो है वो हमारा ब्रांड एम्बेसडर है इंडिया का, कल्चरल एंड ब्रांड एम्बेसडर। Indian diaspora is a cultural and brand ambassador. India is a force for global good and it is a mother of democracy. And whenever there is a calamity of global scale, India is the first to extend its help, whether it may be international solar alliance or disaster relations infrastructure or international big cat alliance. सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, these are the basic of our democratic government। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने भी इस चीज़ को बड़े ही इंडियन डायस्पोरा के रिसेप्शन को बहुत ही पॉजिटिवली लिया, और उन्होंने बोला कि लास्ट टाइम इतना बड़ा अगर मैंने ग्रैंड वेलकम देखा था तो वो देखा था ब्रूस स्प्रिंगस्टीन का, उसके बाद इतना बड़ा ग्रैंड वेलकम पीएम नरेंद्र मोदी का ही देख रहे हैं। और उन्होंने सैफरन टाई भी पहनी हुई थी। तो दोनों ने कहाँ पे मिले थे ये उन्होंने अनवेल किया, फाउंडेशन स्टोर फॉर लिटिल इंडिया गेटवे टू बी बिल्ड इन हैरिस पार्किंग पारामाटा वेस्टर्न सिडनी। एक फाउंडेशन स्टोन की सेरेमनी थी, उसके अंदर लिटिल इंडिया गेटवे के नाम से उन्होंने फाउंडेशन स्टोन का अनवेलिंग की थी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, एपेक्स कोर्ट नोटिस टू सेंटर और आसाम और सेंटर को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया है। किस संदर्भ में ये नोटिस किया गया है? टू रिस्पॉन्ड टू अ प्ली सीकिंग डायरेक्शन टू डिक्लेयर द एरिया अराउंड Pobitora Wildlife Sanctuary। Important question for your exam point of view, whether it may be a one-liner or maybe in some other way। तो जो environment से related question है उसमें where is Pobitora Wildlife Sanctuary situated? It is situated in Assam। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो कि इको सेंसिटिव जोन जो डिक्लेयर किया गया था और वहाँ पे जो इलीगल एंक्रोचमेंट है उसको हटाने के लिए जवाब मांगा है सेंटर से भी और असम गवर्नमेंट से भी। 3 जज बेंच थी बेसिकली बीआर गवाई, विक्रम नाथ और संजय करोल जी की, जस्टिस संजय करोल जी की, जिन्होंने नोटिस इशू किए हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को जी, जो कि 12 जुलाई 2023 तक इनका जवाब देना है। तो ये प्ली एक रोहित चौधरी एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, उनकी प्ली सुन रहे थे रिगार्डिंग प्रिसाइसली डिमार्केटिंग द बाउंड्री ऑफ पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के अंदर बोला गया था कि जो ऑर्डर दिया था उसके खिलाफ अभी तक अथॉरिटीज ने कुछ डिमार्केशन नहीं किया, स्टेप्स नहीं उठाए हैं, तो इसी से रिलेटेड ये नोटिस सर्व हुआ है। एनआईए डिक्लेयर्स 10 लाख रिवार्ड फॉर खालिस्तानी टेररिस्ट। ये खालिस्तानी टेररिस्ट हैं, इनके ऊपर 10 लाख रुपए का अवार्ड है। कश्मीर सिंह गलवाड़ी, और जिनको हम अलायस उर्फ बलबीर सिंह भी है, जिसके कई केस में नाम है, और नाभा जेल ब्रेक जो नाभा की जेल तोड़ दी थी उसमें भी इनका नाम है। इसमें 10 लाख रुपए का इनाम लिखा गया है। टेक अप एटलीस्ट 5 स्टेप्स इन बॉर्डर विलेज एवरी ईयर। जो अमित शाह जी हैं हमारे यूनियन होम मिनिस्टर, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स की मीटिंग ली बॉर्डर एरियाज की, और वहां पे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, व्हिच इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 29th of May।
वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो लागू किया गया था, जिनको 2021 में अनाउंसमेंट की गई थी, लेकिन अभी तक वहां पे फंड्स एलोकेशन नहीं होने के कारण इसी साल इसको लॉन्च किया गया है विद एन एलोकेशन ऑफ 4800 करोड़ इंक्लूडिंग 2500 करोड़ फॉर रोड कनेक्टिविटी फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022-23 टू 2025-26। इन्होंने कलेक्टर्स को बोला है कि हर साल 5 नए इनिशिएटिव बॉर्डर विलेज के अंदर आप लोगों को लेने हैं by using or by utilizing the funds under Vibrant Village program. While inaugurating a workshop, he suggested the district collector to identify 5 areas, each related to tourism, generation of employment opportunities, agriculture, handicrafts and cooperative. इन 5 एरियाज में कलेक्टर्स को, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लुकिंग इनटू द ज्योग्राफिकल एंड सोशल कंटेक्स्ट ऑफ दोज बॉर्डर विलेजेस, इनको इनिशिएटिव लेने हैं अंडर द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, तृणमूल सीपीआई आप उसकी पार्लियामेंट इनॉग्रेशन, नई पार्लियामेंट के उद्घाटन में, जो कि सेंट्रल विस्टा जो स्कीम है गवर्नमेंट की सेंट्रल विस्टा, उसका एक पार्ट है नई पार्लियामेंट का उद्घाटन। तो ये जो पार्टीज हैं पॉलिटिकल, वो उसका बहिष्कार कर रही है या फिर स्किप कर रही है उस उद्घाटन को। दिस इज अ पॉलिटिकल न्यूज नॉट फ्रॉम मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। मूविंग ऑन टू इकोनॉमी न्यूज, मैक्रो माइक्रो एंड मोर, जो रेटिंग एजेंसी है मूडी, मूडी सीज मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रा ड्राइविंग इंडिया ग्रोथ, फ्लैग रिफॉर्म पॉलिसी बैरियर। जो हमारी मूडी रेटिंग एजेंसी है, मूडी इन्वेस्टर सर्विस, उन्होंने बोला है कि इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है, बर्जनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इनकी वजह से इंडिया एक ग्रोथ पाथ की ट्रेजेक्टरी पे है और पॉजिटिव इसके साइंस हैं, और जो कि ब्यूरोक्रेसी थोड़ा बहुत लाइसेंस ऑब्टेनिंग में इशू हो सकते हैं, बट डिस्पाइट दैट सेटिंग अप बिजनेस, प्रोलॉन्गिंग प्रोजेक्ट जेस्टेशन, और ये सब जो कि प्रोजेक्ट की दिशा में काम किए जा रहे हैं, तो वो इंडिया को एक प्रोग्रेस वे में चला रहे हैं। और उन्होंने बताया कि जो कि गवर्नमेंट के 2 प्रोजेक्ट, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन और आत्मनिर्भर भारत मिशन, ये 2 जो हैं वो उनको बहुत ही पॉजिटिव बताया भारत की प्रगति के लिए, भारत की उन्नति की दिशा में, जो कि भारत की पर कैपिटा इनकम को भी रेज करेंगे और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हेल्प करेंगे, जो कि स्टील और सीमेंट पे आधारित ज़्यादा है, उसकी तरफ होंगे। मोदी ने जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसके अंदर जो डिमांड की ग्रोथ खूब बताई है कि वो 3 से 12% है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द डिकेड, एंड रेटेड कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग दैट इज स्टील, सीमेंट, ऑयल, गैस, ऑटोमोटिव एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विल इंक्रीज कैपेसिटी एंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, ब्रिंगिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल अ क्रेडिट पॉजिटिव। ये रेटिंग एजेंसी ने हमारे को बताया है कि राइजिंग पर कैपिटा इनकम एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन टू ड्राइव दी डोमेस्टिक कंजम्पशन, हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन होगा तो हमारी बूस्ट मिलेगा हमारी इकोनॉमी को। एंड गवर्नमेंट के जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है दैट पुश टू ड्राइव स्टील एंड सीमेंट सेक्टर्स, और जो क्लाइमेट कमिटमेंट है दैट ऑल टू बूस्ट द रिन्यूएबल इंडस्ट्री, वो भी पॉजिटिव है इंडिया की पॉजिटिविटी की दिशा में। मोदी एक्सपेक्ट 6.5% ग्रोथ इन 2024, 6.5% की ग्रोथ, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं नहीं है, एक्सपेक्ट कर रहा है मोदी इंडिया से। आइए देखते हैं सबसे बड़ी चीज इसके अंदर जो हमने देखा, जिसके अंदर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पाइपलाइन, ये हमने देखा कि जो 2 इनिशिएटिव हैं उनमें से नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन क्या है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन एक प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो कि 2019-20 से शुरू होकर 2024-25 तक के टाइमलाइन है, और इस टाइमलाइन के अंदर टू अनेबल द फॉरवर्ड आउटलुक ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, हमारी एक अच्छी पॉजिटिव अप्रोच होगी किसकी तरफ, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट विच विल क्रिएट जॉब, जो कि जॉब क्रिएशन में हेल्प करेगी, इंप्रूव ईज ऑफ लिविंग एंड प्रोवाइड इक्विटेबल एक्सेस टू इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑल, दैट इज इंक्लूसिव ग्रोथ। हमारी ये जो प्रोजेक्ट है वो इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ लेके जाएगा हम लोगों को। इसके अंदर जो प्रोजेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बेसिकली करंट अकाउंट पे एक्सपेंडिचर नहीं होगा, क्योंकि कैपिटल जनरेशन कर रहे हैं हम, इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेशन कर रहे हैं, तो ये जो एक्सपेंडिचर रहेगा वो इंडिया के कैपिटल अकाउंट पे रहेगा। तो प्रोजेक्टेड कैपिटल एक्सपेंडिचर जो रहेगा
बेसिकली सबसे ज्यादा एनर्जी सेक्टर पे रहेगा, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइडल पावर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, जो कि 24% तक रहेगा। रोड्स की बिल्डिंग के ऊपर 19% तक जो खर्चा एक्सपेंडिचर रहेगा। अर्बन जो है शहरी विकास में 16%, रेलवेज में 13%, ये कम्युलेटिवली 70% खर्चा इन 4 सेक्टर्स में रहेगा। बाकी जो सेक्टर्स हैं उनमें बचा हुआ 30% तक एक्सपेंडिचर रहेगा। दीज आर एक करीबन मोर देन 102 लाख करोड़, 102 लाख करोड़ से भी ज्यादा की इन्वेस्टमेंट रहेगी, जिसका खर्चा कैसे वहन किया जाएगा? 39% सेंटर, 39% स्टेट और प्राइवेट सेक्टर 22% तक इसके अंदर एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट करेगा। आइए देखते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। पॉलिसी इन वर्क्स टू अलाउ पोर्ट्स एक्सटेंड लीन्स बियॉन्ड 30 इयर्स। आपने देखा कि बड़े बड़े जो मेजर पोर्ट्स हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के दायरे में आते हैं, और उन्होंने बहुत सी कंपनीज को, जैसे कि आप मुंबई की बात करेंगे तो जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के आसपास में कुछ पोर्ट है जिनको लीज पे दिया गया है, जैसे कि डीपी वर्ल्ड एक कंपनी है। इस तरह की कई जो दुबई पोर्ट बोलते हैं, कुछ डीपी वर्ल्ड को दिया गया है। इस तरह की काफ़ी जो छोटे छोटे है प्राइवेट सेक्टर है जिनको पोर्ट ऑपरेशन के लिए लीज पे दिया गया है, प्राइवेट सेक्टर को पोर्ट ऑपरेशन लीज की, जो कि 30 साल तक की लीज थी। अभी जो 90s के अंदर और 2000 अर्ली 2000 के अंदर जिन लोगों को दिया गया था, उनकी लीज जो है वो मैक्सिमम 2030 तक ही जाएगी। तो उन लोगों में कंसर्न है कि अगर हमारी लीज एक्सटेंड नहीं होगी तो हम जो एक्सपेंडिचर अभी कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो हम उसकी कॉस्ट को हम रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो ये बड़ा इशू चल रहा है किनके अंदर, जो कि प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर्स हैं उनके अंदर। तो अभी बात चल रही है कि एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिसके तहत जो सेंटर है वो एक्सटेंशन ऑफ पोर्ट टर्मिनल कॉन्ट्रैक्ट, जो पोर्ट के टर्मिनल के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं पोर्ट चलाने के, BMCTPL, बॉम्बे मुंबई कंटेनर टर्मिनल सर्विसेज, इस तरह के जो कंपनीज के 30-30 साल के कॉन्ट्रैक्ट हो रखे हैं उनको एक्सटेंड करने की तरफ एक पॉलिसी बनाई जा रही है। दिस पॉलिसी विल गवर्न ऑल द मेजर पोर्ट एंड अलाउ देम टू ऑफर अ लीज एक्सटेंशन फॉर एग्जिस्टिंग टर्मिनल ऑपरेटर्स सब्जेक्ट टू सम कंडीशन। अभी इस टाइप के कोई रूल्स नहीं है जो कि एक्सटेंशन करें इन एग्रीमेंट्स का, विच वर साइंड इन लेट 90s एंड अर्ली 2000। तो इस कवायद में चल रही है ये फॉर स्मूथ सेल पोर्ट लीज एक्सटेंशन पॉलिसी विल असर स्टेबल regime for private sectors needed to bring investment in capacity। एग्जिस्टिंग ऑपरेटर्स क्या चाहते हैं कि हमें बिड के अंदर प्रेफरेंस दी जाए, और राइट टू फर्स्ट रिफ्यूजल की 2 कंडीशन है इन लोगों की, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट उसी बेस पे करेंगे जब हमें कोई एश्योरेंस रहेगी कि ये आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ आवर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड हमें ये एक्सटेंशन मिल सकता है। फ्लेक्सी स्टाफिंग जंप्स 14% इन 2022-23। कोविड-19 के अंदर फ्लेक्सी स्टाफिंग का कॉन्सेप्ट आ गया, जिसके अंदर 9 से 5 की फिक्स समय वाली जॉब कम हो गई, लेकिन और फ्लेक्सिबल जॉब कम ज़्यादा होगी, जिससे कि एक एम्प्लॉई है वो फैमिली और वर्क बैलेंस बना सकता है। तो फॉरेन कंट्रीज में ये चला, अभी इंडिया के अंदर भी ये पेस पकड़ रहा है और 14% तक का जंप हुआ है 2022-23 के अंदर। जिस जो बेस किस बेस पे रहता है, इसका मेन बेसिस रहता है सिर्फ रिजल्ट पे बेस रहता है। ये नहीं कि आप सुबह 9 बजे आओ 5 बजे तक जाओ ये काम करना है, नहीं, हमें ये काम चाहिए। दिस इज अ रिजल्ट ओरिएंटेड स्टाफिंग। आई नीड दिस वर्क एंड आई नीड दिस अमाउंट ऑफ वर्क, whether you do it from home, whether you do it from bus stand, whether you do it from anywhere, I need the results, and there is no foundation of coming at 9 AM and going to 5 PM. So this is flexi staffing। तो इंडिया के अंदर 14% का जंप आया है फ्लेक्सी स्टाफिंग में, और करीबन 0.17 मिलियन फ्लेक्सी वर्कर्स ऐड हुए हैं, जो कि ऑलरेडी 1.44 मिलियन की स्टाफिंग है इंडिया के अंदर, इंडियन स्टाफिंग फेडरेशन में। जो सबसे ज़्यादा जंप आया है वो बेसिकली आया है ई कॉमर्स में, लॉजिस्टिक्स के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग में, हॉस्पिटैलिटी में, FMCG, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और हेल्थ केयर के अंदर। वर्क ऑन टू डेवलप स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, जो जितेंद्र सिंह है हमारे मिनिस्टर हैं, उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर ने कहा है कि इंडिया किस संदर्भ में काम कर रहा है, ऑन मेकिंग स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स दैट कैन बी फैक्ट्री बिल्ट एंड
हेल्प में क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। आपने देखा होगा कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो साइट पे ही बनाए जाते हैं, लेकिन जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है न्यूक्लियर बेस्ड, उनको बेसिकली प्राइवेट पब्लिक सेक्टर को बोला गया है। अभी इसमें प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगी। पब्लिक सेक्टर को बोला गया है कि आप ऐसे फैक्ट्री डिजाइन स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनाएं जिसको हम ट्रांसपोर्ट करके इजीली कहीं और भी ले जा सकें। Initially, NPCIL Nuclear Power Corporation of India Limited is sole investor as well as sole PSU of the this nuclear power, who builds and operates almost all of the atomic power in the country. But अभी NPCIL के साथ एटॉमिक एनर्जी एक्ट के अंदर अमेंडमेंट करके और जॉइंट वेंचर को भी मंजूरी दे दी गई है, और NPCIL ने अभी बाकी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के साथ भी जॉइंट वेंचर कर रहा है, जैसे कि इंडियन ऑयल के साथ और NTPC के साथ करके जॉइंट वेंचर करके इस दिशा में आगे काम कर रहा है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन की एक्सपेंशन की दिशा में। अडानी स्टॉक्स रैली जंप अप टू 13% एट 63,285 करोड़। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि अडानी के स्टॉक्स के अंदर जंप चल रहा है। तो आज 24 मई 2003 वेडनेसडे का इकोनॉमिक टाइम एनालिसिस यही रहा है। अभी 29 मई को सिविल सर्विसेज का एग्जाम है। मैं उन लोगों से, उन एस्पिरेंट्स से यही कहूंगा कि स्टार्ट सॉल्विंग एज मच एज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नाउ। अभी इस टाइम पे न्यू टॉपिक्स उठाने का कोई मतलब नहीं है। आप लोगों से डिस्कशन मत कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, वो कहेंगे कि तुझे ये आता है क्या, तुझे वो आता है क्या, ये आपका कॉन्फिडेंस कम कर देगा। हम एक मोटिवेशनल वीडियो लेके आएंगे आप लोगों के लिए कि व्हाट टू डू बिफोर द एग्जाम, व्हाट नॉट टू डू, कहाँ आपको इन्वॉल्व होना है, कहाँ नहीं होना। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आई होप यू लाइक दिस economic time analysis initiative from our educational platform. I urge you to share it as much as possible and to get maximum subscription for this economic time analysis, which will boost our confidence and will help us to keep moving in this direction of helping the aspirants to achieve their dream job of civil services. Thank you very much. Jai Hind.